नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नया वीडियो ANC01 का लाए हुए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो ANC01 का लाए थे। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ANC01 का फाइल बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न, खाद्य बजट के प्रकार का विस्तार से वर्णन करें। खाद्य बजट किस तरह बनाया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस प्रश्न में करेंगे। और आगे नेक्स्ट जो है, दूध का पाश्चुरीकरण एवं मानीकरण क्या होता है, विस्तार से वर्णन करें। इन दोनों क्वेश्चन को विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, खाद्य बजट के प्रकार का विस्तार से वर्णन करें। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि खाद्य बजट आप किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बनाने की क्या प्रक्रिया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस क्वेश्चन में देंगे आपको। आइए इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे आंसर देना है। देखिए, पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है खाद्य बजट बनाना, मतलब खाद्य बजट हम किस तरह बना सकते हैं। खाद्य बजट हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। खाद्य बजट जो है हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा बजट बनाना चाहिए जो दैनिक जीवन में व्यवहारिक और उपयोगी साबित हो। देखिए, खाद्य बजट वर्तमान बाजार भाव, प्रवृत्ति और व्यक्ति की क्रय क्षमता को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यय की योजना को खाद्य बजट कहते हैं। खाद्य बजट के प्रकार, खाद्य बजट 2 प्रकार का हो सकता है। खाद्य बजट जो हम बनाते हैं वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, अल्पकालिक मासिक खाद्य बजट, दूसरा दीर्घकालिक वार्षिक खाद्य बजट। अल्पकालिक का क्या अर्थ है यहाँ पे कि थोड़े समय के लिए, और दीर्घकालिक लंबे समय के लिए। ठीक है, पहले देखते हैं अल्पकालिक मासिक खाद्य बजट। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या इसी प्रकार के बजट को बनाने में अपनी संतुष्टि महसूस करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मासिक आय वाले हैं। भारतीय प्रायः खाद्य पर होने वाले व्यय की ऐसी योजना बनाने का प्रयास करते हैं जो हमारे मासिक आय के अनुपात के अनुरूप हो। देखिए, दीर्घकालिक वार्षिक खाद्य बजट, यह आने वाले वर्ष के दौरान भोजन पर खर्च और उपलब्ध धन का पूर्वानुमान है। इसमें वार्षिक क्रय और 12 महीने के भोजन पर मासिक व्यय सम्मिलित होता है। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में भोजन पर हमारा खर्च क्या हो सकता है। ये दीर्घकालिक जो है साल भर के लिए होता है और अल्पकालिक महीने भर के लिए होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अल्पकालिक मासिक बजट बनाने के क्रम में हमें निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला देखते हैं, अल्पकालिक मासिक खाद्य बजट बनाते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आहार संबंधी आवश्यकताओं का खाद्य एक्सचेंजों के संदर्भ में प्राकलन करना चाहिए। दूसरा, अल्पकालिक खाद्य बजट बनाते समय हमें अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को परिवार में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से बदलना चाहिए। अपने आहार में पर्याप्त पौष्टिकता लाने के लिए मूल खाद्य वर्गों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अल्पकालिक मासिक बजट बनाते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि परिवार, विशेष तौर पर बच्चों की पसंद को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की पसंद के साथ साथ उसकी पौष्टिकता की मात्रा और अपनी आय से अवश्य तालमेल करना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा, इस मासिक अल्पकालिक बजट को बनाते समय खाद्य पदार्थों के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक व्यय का अनुमान अवश्य लगाना चाहिए। पाँचवा पॉइंट देखते हैं, इसके अतिरिक्त आयोजित भोजन व्यय के अनुमान खर्चों की तुलना
उनके मासिक बजट में भोजन के लिए उपलब्ध धन से करनी चाहिए। आइए दीर्घकालिक खाद्य बजट बनाना, किस तरह हम दीर्घकालिक खाद्य बजट बना सकते हैं। दीर्घकालिक खाद्य बजट बनाते समय निम्नलिखित सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, पहला देखते हैं पॉइंट। इस बजट को बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि 12 महीनों में भोजन की मद में अनुमानित कितना व्यय लगेगा, उसे मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दीर्घकालिक खाद्य बजट बनाते समय हमें इन बातों को भी जानकारी रखनी चाहिए कि विभिन्न मौसम में टमाटर की चटनी, अचार, पापड़, जैम, जेली आदि पर खर्च कितना आएगा, उस हिसाब से बजट बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसके पश्चात साल में आने वाले प्रत्येक त्यौहार जिन्हें परिवार मनाता है, उसके कारण होने वाले भोजन पर कितना व्यय होगा, इस बात में ध्यान रखकर ही बजट बनाना चाहिए। चौथा पॉइंट देखते हैं लास्ट। इन सब के अतिरिक्त अनपेक्षित स्थितियां तथा अतिथि आदर पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखकर दीर्घकालिक बजट बनाना चाहिए। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण एवं मानीकरण क्या होता है, विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, देखिए दूध जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। दूध से अनेक प्रकार की पौष्टिकता हमें मिलती है। ये दूध देखिए, हम सभी जानते हैं कि दूध प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। यह हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। एक ज़माना था जब गाय या भैंस ताज़ा दूध के लिए हम लोगों के दरवाजे पर लाई जाती थी, परंतु आज दूध वाले तो हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में या एक अथवा दो या भैंस रखते हैं, परंतु शहरों में व्यापक पैमानों पर बोतलों या प्लास्टिक की थैलियों में दूध उपलब्ध हो रहा है। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी द्वारा उपलब्ध दूध भारत में उत्पादित कुल दूध का केवल 10वां भाग आधुनिक तरीकों से होकर गुजरना पड़ता है। देखें इस क्वेश्चन का आंसर हम विस्तार से अब देते हैं। दूध गांव के उन परिवारों से आता है जिनके पास 1, 2 या अधिक गाय एवं भैंसें हैं। डेयरी पर सभी तरह का दूध, चाहे वह भैंस का हो या गाय का हो, इकट्ठा कर लिया जाता है तथा फिर उसका संसाधन किया जाता है। संसाधन के 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला है पाश्चुरीकरण और दूसरा मानकीकरण। ठीक है, पहला देखते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, जिससे उसमें विद्यमान होने की संभावना वाले रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यह दूध संसाधन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। हमारे देश में लगभग सारा दूध हाथ से ही निकाला जाता है। पाश्चुरीकरण से दूध के वे जीवाणु जो वास्तव में हानिकारक तो नहीं हैं, परंतु जिनसे दूध हानिकारक हो सकता है, तथा जो रोग के जीवाणु हैं, दोनों नष्ट हो जाते हैं। हमारे दूध को उबालने का प्रचलन है, जिसमें दोनों प्रकार से दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को थोड़े समय के लिए तेज ताप पर गर्म किया जाता है, जिसमें उसमें विद्यमान जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध के पाश्चुरीकरण में 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर दूध को 30 मिनट के लिए या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 सेकेंड के लिए या 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं। गर्म करने के तुरंत बाद दूध को जल्दी से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर ठंडा किया जाता है। दूसरा देखते हैं मानकीकरण। इस प्रक्रिया में प्रत्येक दिन दूध की संरचना एक सी रखने के लिए या तो उसमें क्रीम मिलाई जाती है या थोड़ी बहुत क्रीम उसमें से निकाली जाती है।
थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो? नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।